हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस एंड न्यूट्रिशन में पार्ट 3। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हमारा है लीवर। तो ये है यकृत, लीवर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है और एवं अंग क्या होता है, हमारा लीवर होता है। इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा आमाशय के ऊपर स्थित होता है। मानव के यकृत में 3 पालियां होती हैं। यकृत के पिंड अनेक बहुभुजीय पिंडकों से बने होते हैं, जिन्हें हम गिल्सन स्मूथ कहते हैं। इन पिंडकों में यकृत कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन पिंडों में यकृत कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे पित्त रस स्रावित होता है। यह पित्त रस यकृत के निकट स्थित थैलीनुमा संरचना पित्ताशय, इसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में क्या होता है, एकत्र होता है। और इसके पाचन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें पाचन एंजाइम नहीं होते हैं, किंतु यह वसा के पाचन में सहायक होता है। कौन सा? पित्ताशय। पित्ताशय में जो पित्त रस बनता है वो वसा के पाचन में सहायक होता है। यकृत मानव शरीर की अति महत्वपूर्ण ग्रंथि है। यह मानव शरीर में पाचन के अतिरिक्त बहुत सारे अति महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो निम्न है। तो जो पहला जो हमारे लीवर का काम है, पित्तरस का स्रावण। पित्तरस का स्रावण। तो आमाशय रस के अमल को प्रभावहीन करने के लिए पित्तरस बनता है। ठीक है, तो जो हमारा आमाशय होता है उसमें जो HCl बनता है, क्या होता है, वो अम्लीय माध्यम में होता है। और जो हमारा पित्तरस होता है वो क्षारीय माध्यम होता है। जब अम्लीय और क्षारीय मिलते हैं तो हमारा न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आमाशय रस और जो भोजन को क्षारीय माध्यम देता है, साथ ही वसा का इमल्सीकरण भी करता है। यह भोजन को सड़ाने से बचाता है तथा हानिकारक जीवाणुओं से रक्षा करता है। तो ये था हमारा पहला। दूसरा हमारा आता है हिपैरिन। यह यकृत कोशिकाओं हेपरिन नामक प्रतिस्पंदक पदार्थ का स्रावण करता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमाने से रोकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है हेपरिन। ये क्या करता है, यह यकृत कोशिकाओं में हेपरिन नामक प्रतिस्पंदक पदार्थ का स्रावण करता है, जो क्या करता है, जो रुधिर वाहिनियों को जमाने से रोकता है। उसके बाद हमारा C नंबर आता है ग्लाइकोजन का संचयन। ग्लाइकोजन का संचयन, जब पाचन के पश्चात रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंच जाता है। ठीक है, जब पाचन के अनुसार रुधिर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पहुंच जाता है तो यह यकृत कोशिकाओं द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है और यकृत में संचित कर दिया जाता है। तो ये होता है ग्लाइकोजन का संचयन। तो यकृत भी क्या करता है, हमारे ग्लाइकोजन का संचयन करता है और ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। जब इसी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमें शुगर रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है और फिर हमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। फिर यह कार्य इंसुलिन करता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। उसके बाद हमारा तीसरा हमारा यकृत कार्य करता है वसा संश्लेषण। ठीक है, वसा संश्लेषण करता है। तो यह यकृत कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को वसा में बदलकर वसीय ऊतकों में संचित कर देता है। तो हमारा चौथा नंबर है, 5वां नंबर है हमारा पित्त वर्णक का उत्सर्जन। पित्त वर्णक मतलब आप जानते हैं कलर से, पित्त लवण तथा पित्त वर्णक का उत्सर्जन भी यकृत के द्वारा होता है। पित्त लवण एवं पित्त वास्तव में लाल रुधिर कणिकाओं के उत्सर्जन पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो पित्त लवण और पित्त वर्णक होता है ये लाल रुधिर कणिकाओं के उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या करता है, यकृत रुधिर से छानकर आहार नाल के उत्सर्जित पदार्थों के साथ मिलाकर शरीर से बाहर निकालने में अति महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो ये यकृत हमारा करता है। लीवर ये करता है, जो ये हमारा जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, इनसे उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जित होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, पित्त, लवण और वर्णक, ठीक है। ये क्या करता है, ये रुधिर, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक है। इसे भी क्या करता है, यकृत छान के शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये था हमारा काम, हमारे यकृत के इम्पोर्टेंस वर्क। उसके बाद हमारा अगला होता है यूरिया का संश्लेषण। तो जो हमारा यकृत होता है, यूरिया का भी संश्लेषण करता है। तो यहाँ पे दिया गया है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण एवं विषैले पदार्थों को कम हानिकारक बनाने का कार्य करता है। ये भी हमारा कार्य करता है, ये भी कार्य हमारा यकृत करता है। ये क्या करता है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण तथा विषैले पदार्थ को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित कर देता है हमारा यूरिया। रुधिर का थक्का बनना, ठीक है। यकृत कोशिकीय प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। तो यकृत में ये दो प्रकार की ये जो प्रोटीन उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो कौन सा है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को हमारे शरीर में चोट लगने पर जो भी हमारे शरीर से जो ब्लड बाहर निकलता है, रक्त बाहर निकलता है, उससे क्या करता है, उसे जमाने का, उसे थक्का बनाने में ये दोनों प्रोटीन कार्य करता है। तो इस दोनों प्रोटीन का आप नाम नोट कर लीजिएगा, इसके साथ इसको नोट बना लीजिएगा, ये आपके इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे याद रखिएगा कि जो हमारे शरीर में जो यकृत होता है, वो दो प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनिजन, ठीक है। फाइब्रोनिजन, ये दो प्रोटीन क्या करते हैं, हमारे रक्त को थक्का बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा जो हमारा यकृत है, लीवर से निकट थैलीनुमा एक संरचना होती है, ठीक है, जिसे पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पित्ताशय के बारे में देखते हैं हम, पित्ताशय जिसे इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो यकृत के बिल्कुल नीचे छोटी पेशीय थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय नलिका यकृत नलिका के साथ एक संयुक्त नलिका बनाती है, ठीक है। एक संयुक्त नलिका बनाती है जो यकृत से पित्त को पित्ताशय में ले जाता है। ये यकृत द्वारा स्रावित पित्त को एक समय के लिए संचित करता है तथा उसे सांद्र बनने में सहायता करता है, परंतु यह पित्तरस का उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है। जो थैलीनुमा संरचना होती है, ये हमारी क्या करती है, ये हमारे लीवर से जुड़ा रहता है, ठीक है। और वहां से पित्तरस क्या होता है, श्रावण होता है और इस पित्ताशय में एकत्र होता है, ठीक है। एकत्र होता है और ये क्या करता है, कुछ समय के लिए संचित रखता है, उसे शांत बनाता है। इसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक आता है, ये था हमारा पित्ताशय के बारे में। अब आता है हमारा अग्नाशय, पैनक्रियाज। जो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं, यही है हमारा पैनक्रियाज और ये हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये स्टोमच से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा यकृत है, लीवर। तो अब चलते हैं हम अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय यह यकृत के बाद शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जो यकृत के बाद जो सबसे बड़ा अंग होता है, वो ग्रंथि होती है, वही दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी तथा जे आकार की होती है। यह उदर गुहा में आमाशय व शेषांत्र के बीच स्थित होता है। आमाशय व शेषांत्र के बीच स्थित होता है। सामान्य व्यक्ति में इसका भार लगभग 60 से 90 ग्राम होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड होता है। ये छोटे छोटे पिंडकों से बनी संरचना होती है, जिनकी कोशिकाएं घनाकार तथा सत्रावी होती हैं, ठीक है। घनाकार व सत्रावी होती है।
पिंडकों के मध्य लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, स्थित होती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं स्थित होती है जो कि अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग बनाती है। इसका बाह्य स्रावी भाग क्षारीय अग्नाशय रस का श्रावण करता है तथा अंतःभाग हार्मोन्स का श्रावण करता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लैंगरहैंस की कोशिकाएं द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे अब हम अग्नाशय के मुख्य कार्य देखने वाले हैं। तो अग्नाशय के कार्य निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे पहला है अग्नाशय रस का श्रावण। तो जो हमारा अग्नाशय होता है, ये अग्नाशय रस को क्या करता है, श्रावण करता है। तो जो इसमें पहला है, इसमें 3 प्रकार के निम्न एंजाइम को श्रावण करता है हमारा अग्नाशय। तो पहला है हमारा एमाइलेज तथा एमाइलोप्सिन। यह कार्बोहाइड्रेट्स के उस भाग को शर्करा में बदल देता है जो मुख गुहा में लार के प्रभाव से बचता है। ठीक है, जो भी हमारे मुंह में जल्दी जल्दी हम भोजन करते हैं, तो कुछ हमारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे मुंह में चबा चबा खाते हैं, तो कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है जहाँ लार ना पहुँच पाए, वहाँ क्या करता है, वहाँ वो इसको क्या करता है, उस कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है। तो ये होता है हमारा एमाइलेज और एमाइलोप्सिन का कार्य। ठीक है, तो ये पहला क्या करता है, ये एंजाइम को श्रावण करता है, एमाइलेज और एमाइलोप्सिन। तो ये क्या करता है, लाइपेज या स्टेप्सिन। ठीक है, यह भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देता है। ये है दूसरा प्रोटीन हमारा। ठीक है, तो क्या ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, और ये कौन सा है, लाइपेज या स्टेप्सिन। तो लाइपेज और स्टेप्सिन क्या करता है, हमारे भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देता है, जो रुधिर तथा लसिका द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, और यही जो हमारा वसीय अम्ल होता है, ये रुधिर तथा लसिका के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, इसका अवशोषित कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन, इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, और ये आमाशय में हुए प्रोटीन से आंशिक पाचन को पूर्ण रूप से पूर्ण करने में सहायता करता है। ये था हमारे 3 टाइप के क्या होता है, हार्मोन्स, जो अग्नाशय के द्वारा क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, और ये निम्न कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा आता है दूसरा नंबर हमारा आता है हार्मोन्स का श्रवण करता है हमारा अग्नाशय। तो हार्मोन्स में फिर हमने तो ये एंजाइम के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं हार्मोन्स का श्रवण भी हमारा क्या करता है, हमारा अग्नाशय ही करता है। तो अग्नाशय की लैंगरहैंस, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है, लैंगरहैंस की कोशिकाएं या द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में उपस्थित B- कोशिका से इंसुलिन तथा A कोशिकाओं से ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स का श्रावण होता है। ये हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट अपचय का नियंत्रण व नियमन करते हैं। तो ये लैंगरहैंस जो कोशिकाएं होती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में उपस्थित क्या होता है, B कोशिका इंसुलिन तथा A कोशिका ग्लूकेगान क्या करती है, नामक हार्मोन्स का श्रावण करती है। तो ये निम्न 2 प्रकार के हार्मोन्स का श्रावण करती है। कौन, हमारी अग्नाशय में होता है हार्मोन्स, और हार्मोन्स में आता है हमारा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ये हमारा ये कार्य करती हैं। उसके बाद हमारा आता है 5वां नंबर हमारा आंतरिक ग्रंथियां, इंटरनल ग्लैंड्स। तो छोटी आंत की श्लेष्म कला के कई प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, इन ग्रंथियों से स्रावित रस के
मिश्रण को आंतरिक रस या सकस एस्टेरिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो ये ग्रंथियां होती है, इनसे जो स्रावित जो रस होता है, इनके मिश्रण से आंतरिक रस या सकस स्टेरिक्स का क्या होता है, निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, स्कैरिस इंटरक्रसेस कहते हैं। तो ये ग्रंथियां लीवर कुंड की दीवारों, ठीक है, लीवर कुंड में स्थित होता है। साथ ही इसमें श्लेष्म स्रावित करने वाले वूर्णल ग्रंथियां, चूसक कोशिकाएं आदि भी उपस्थित होती है। ये हमारा होता है आंतरिक ग्रंथियां। इनके रसों में प्रमुख रूप से श्लेष्म, कई प्रकार के पाचक एंजाइम आदि उपस्थित होते हैं। नोट, दांत श्रय इस उपस्थिति में एनेमल व डेंटाइल का मृदुकरण सॉफ्टिंग होने लगता है। ठीक है, तो जो हमारे दांत क्षय होता है, ठीक है, दंत क्षय, इसमें क्या होता है, इसमें स्थित इनेमल, जो हमारे दांत होते हैं उनके ऊपर एक एनेमल, कैल्शियम फास्फेट का एक एनेमल चढ़ा होता है। ठीक है, एक कवच चढ़ा होता है। ये क्या करता है, ये हमारे दांतों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है हमारे दांतों को, उसे चमकीला व सुरक्षित बना रखता है। जब यही एनेमल हमारे दांतों पे से हट जाता है तो हमारे दांतों में सड़न पैदा होने लगती है, उस पे ओजन चिपक जाता है। तो यही क्या होने लगता है, मृदुकरण होने लगता है। डेंटेडाइन का इनेमल व डेंटेडाइन का क्या होता है, मृदुकरण होने लगता है, जिसमें जीवाणुओं द्वारा शर्करा से अम्लों का निर्माण होता है, जिससे एनेमल का क्षारीय होता है। यह दांतों में फंसे भोजन के कणों को जीवाणुओं के समूह चूसक पर द्विप्लैंक नाव का निर्माण करता है। चूसकर द्विप्लैंक का निर्माण करता है। दांतों में ब्रश करने से यह प्लैक अम्ल उत्पन्न होने से पहले ही हटा दिया जाता है। सूक्ष्म जीवों के मसूड़ों में पहुंचने के कारण सूजन व संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। वे था कुछ हमारे दांत के बारे में, जो हमारे दंत क्षय होते हैं। हमारा दंत क्षय कैसे होता है, तो जो हमारे दांत के ऊपर जो एनेमल होता है, कैल्शियम फास्फेट का एनेमल बना होता है, वो क्या करता है, हमारे दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं कीटाणुओं से। तो यही जब ये इसका क्षय होने लगता है, मृदुकरण होने लगता है, तो क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव हमारे दांतों में प्रवेश कर जाते हैं और जिससे हमें सूजन व संक्रमण उत्पन्न होने लगता है हमारे दांतों में। तो ये था हमारा पाचन तंत्र का। लीवर के बारे में हमने पढ़ा। अभी लीवर में कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें अग्नाशय आता है, ठीक है, पित्तरस आता है, पित्ताशय आता है। ये सब हमारे भाग होते हैं लीवर के। अब उन्हीं से, इन लीवर से ही विभिन्न प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स का स्राव होता है, जो विभिन्न कार्य करने में हमारे शरीर को प्रदान करते हैं और जिससे हमारा पाचन संपूर्ण रूप से संपन्न होता है। उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, मनुष्य का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मनुष्य के पाचन तंत्र के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मनुष्य जब पाचन क्रिया कैसे करता है, तो सबसे पहले मनुष्य किसी भी भोज्य पदार्थ को क्या करता है, अपने अंदर ग्रहण करता है। ठीक है, इंजेक्ट करता है अपने अंदर। ठीक है, तो क्या करता है, तो सबसे पहले मनुष्य अपने भोजन को अपने अंतर्ग्रहण करता है। तो भोज्य पदार्थों को शरीर में पहुंचाने की क्रिया को क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। तो भोज्य पदार्थों को शरीर में ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण करते हैं तथा बाहरी वातावरणीय से भोज्य पदार्थों को उनके अनेक विविधताओं से ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। विभिन्न जीवों द्वारा अलग भिन्न अंगों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कोशिकीय जीव,
यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो एक कोश के जंतुओं जिनमें क्या होता है, एक इनमें मुख नहीं होता है, ये जल के साथ आए भोज्य कणों को क्या करते हैं, अपनी सतह पर चिपकाकर उन्हें ग्रहण करते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। तो अमीबा एक कोशिकीय होता है। तो इनका ये जो भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, ये क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को अपनी सतह पर चिपका लेते हैं, ठीक है, चिपकाकर उसे धीरे धीरे उसे घेर कर और उसे ग्रहण करते हैं। तो इसमें जैसे कि अमीबा हो गया हमारा। दूसरा हमारा बहुकोशिकीय जंतु मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जिससे मनुष्य भी आते हैं। इसमें मुख गुहा होता है, ठीक है। ये जीव सर्वप्रथम भोजन को मुख तक लेते हैं, जिसे हाइड्रा संपर्कों द्वारा, ठीक है, हाइड्रा संपर्क द्वारा, मेढक द्विपार्श्विक जीवा द्वारा, पक्षी चोंच द्वारा, मानव मुख से भोजन को ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात मुख में भोजन को चबाकर उसका अंतर्ग्रहण किया जाता है। ये था तो पोषण की जो प्रक्रिया में सबसे पहले आता है, हम किसी भोज्य पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, और जो ग्रहण की होती है प्रक्रिया अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। तो जो हमारा पहला था वो एक कोशिकीय जीव के पास मुख नहीं होता है, ठीक है, और ये जल के द्वारा आए हुए भोज्य पदार्थों को तक चिपकाकर उसे ग्रहण करते हैं। और दूसरा हमारा टाइप है बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा, ठीक है। तो बहुकोशिकीय जंतु में उसका मुख होता है बहुकोशिकों में, ठीक है, और ये जैसे कि हाइड्रा में संपर्कों द्वारा, मेढक में जीवा द्वारा, पक्षी में चोंच द्वारा, मानव में मुख के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, और इसके बाद भोजन को चबाकर उसका अंतर्ग्रहण किया जाता है। इसके बाद भोजन अंतर्ग्रहण करने के बाद हमारा आता है पाचन। कैसे हमारे शरीर में इसका पाचन होता है, तो हमने पिछले वीडियो में ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, ऑर्गन्स के कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर में। अब हम जानेंगे वो ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो डाइजेशन में सबसे पहले है पाचन जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ठोस अथवा तरल अवस्था में होता है, ठीक है। तो जो भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं अपनी स्थिति में, या तो वो ठोस अवस्था में होता है या वो तरल अवस्था में होता है। तो यह जल में अविलय है, ठीक है, यह जल में अविलय है। इस पोषक पदार्थों को संपूर्ण शरीर में संचित करने हेतु विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विलय अवस्था में लिया जाता है, ठीक है। अतः जटिल व घुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या होता है, घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं, ठीक है। तो जटिल व अघुलनशील भोज्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल एवं घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पाचन कह सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप डिफिनेशन दे सकते हैं पाचन को। विभिन्न जीवों में भिन्न प्रकार के पाचन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कोश के जीव में देखते हैं, एक कोश के जीव में कैसा पाचन होता है। तो एक कोश के जीव में इनमें पाचन एक ही कोशिका के भीतर पाचन खाद्य रिक्तिकाओं में संपन्न होता है, ठीक है। इसे कहते हैं अंतः कोशिकीय पाचन, ठीक है। जब पाचन एक ही कोशिका के भीतर होता है, रिक्तिकाओं में, एक ही कोशिका की रिक्तिकाओं में होता है, तो इसे कहते हैं अंतः कोशिकीय पाचन। इंटरसेलुलर डाइजेशन, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि में क्या होता है, पाचन ऐसे ही होता है, ठीक है। वो अपने कोशिका के अंदर ही क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो अब देखते हैं बहुकोशिकीय जीव में पाचन कैसे होता है। तो बहुकोशिकीय जंतु, ठीक है, बहुकोशिकीय जंतु, इनमें पाचन एक नलिकाकार आहार नाल में संपन्न होता है। इसमें उनके पाचन ग्रंथियां से स्रावित पाचक रस की सहायता से भोजन का पाचन किया जाता है। इससे बाह्य कोशिकीय पाचन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, जैसे कि मेढक, बंदर, मनुष्य आदि में क्या होता है, पाचन होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। इसके बाद हमारा आता है बाह्य कोशिकीय पाचन में
तो पहला होता है ग्रास नली में पाचन। तो सबसे पहले हमारा माउथ में ही पाचन होता है। जो भी हम भोजन अपने शरीर में अंतर ग्रहण करते हैं उसे हम चबाते हैं, तो हम जानते हैं हमारे मुख में 3 प्रकार की लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो उन्हीं लाल ग्रंथियों से जो एंजाइम स्रावित होता है वो हमारे भोजन में मिल जाता है, और उसमें जो भी बैक्टीरिया होते हैं भोजन को, मंड को क्या करते हैं, मंड को क्या होता है मीठा बना देते हैं, और उसमें जो भी जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। हमारे मुंह से मतलब डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। तो उसमें सबसे पहला आता है, फिर हमारे मुख के बाद हम आता है हमारे ग्रास नली में। तो ग्रास नली में पाचन कैसे होता है, तो ग्रास नली में पाचक एंजाइम अनुपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन को सहवन ही है। ठीक है, ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। ठीक है, उसमें विभिन्न प्रकार के फिंगर नुमा संरचना पाई जाती है, अंगुली नुमा, जो क्या करती है हमारे भोजन को ढकेलती हैं, फिसलती हैं, और उसे क्या करती है, उसे गीलापन देती हैं, और वो क्या करता है, वो हमारे भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। इसमें क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन को आगे की ओर ढकेला जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया। उसके बाद हमारा अब जाता है ग्रास नली के बाद ये भोजन पहुंचता है आमाशय में। तो आमाशय में इसका पाचन कैसा होता है, तो आमाशय थैलीनुमा भाग होता है, जिसमें एक बार अंतः ग्रहण किया हुआ भोजन एकत्र हो जाने के बाद आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर रस, ठीक है, जठर रस द्वारा क्या होता है, जठर रस का स्रावण होता है, और जठर रस में 97 से 99% जल तथा 0.2 से 0.5 तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl, और पेप्सिन, जठर रस, ठीक है, तो रेनिन आदि एंजाइम श्लेष्म के साथ पाए जाते हैं। इनका pH मान होता है 3.5 होने के कारण ये अम्लीय होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो भोजन होता है वो जाता है आमाशय में। आमाशय में जाता है तो आमाशय में क्या होता है, जो भोजन जाता है वो एकत्र होता है, और फिर आमाशय की भित्ति के द्वारा क्या होता है, जठर रस का स्रावण होता है। और जठर रस में क्या होता है, 97 से 99% तक क्या होता है, उसमें जल होता है, और 0.2 से 0.5 तक उसमें HCl होता है, और HCl में पेप्सिन, जठर रस आदि भी हमारे आमाशय के द्वारा स्रावित होती है, और आदि क्या करती है, जैसे कि ये एंजाइम श्लेष्म होते हैं, इनकी सहायता से क्या होता है, हमारा भोजन पाचन क्रिया यहाँ पे होती है। उसके बाद जो इसका जो pH मान होता है आमाशय रस का, वो इसका pH मान होता है 3.5 होता है, 3.5 pH। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अम्लीय माध्यम में होता है। जैसे कि आप pH मान समझ गए होंगे, आप पढ़ेंगे, आप क्लास 10 में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के चैप्टर 2 है, ठीक है, अम्लीय, अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, उसी में आपको सभी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, pH मान, अम्लीय और क्षारीय। मैं आपको सिंपली बता दूं, जो 1 से लेकर 7 के बीच में जो होता है वो हमारा माइनस में, वो क्या होता है, हमारा क्षारीय होता है। और जो प्लस में होता है, 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, हमारा क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है वो क्या होता है, हमारा अम्लीय होता है। ठीक है, और जब 7 होता है तो हमारा न्यूट्रल होता है, उसका pH मान जब 7 होगा तो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है। ये होता है हमारा आमाशय रस। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, ठीक है, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। और इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये है पेप्सिन निष्क्रिय है। ठीक है, जब HCl के संपर्क में आता है ये तो क्या होता है, ये पेप्सिन सक्रिय हो जाता है, और इसके अतिरिक्त HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को भी मारता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। जो पेप्सिन होता है यह प्रोटीन पाचन एंजाइम है, यह प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टोन्स में तोड़ देता है। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टोन या पॉलीपेप्टोन में तोड़ देता है, और प्रोटीन पेप्सिन, ठीक है, जिसका pH मान होता है वो 2 होता है। उसके बाद हमारा आता है रेनिन, यह निष्क्रिय प्रोपेरिन के रूप में स्रावित होता है
तथा HCl के हाइड्रोजन आयन से क्रिया करके सक्रिय रेनिन का निर्माण करता है। यह एंजाइम दुग्ध प्रोटीन जिसे केसिन कहते हैं को निम्न प्रकार से पाचन का कार्य करता है। ठीक है, तो दुग्ध प्रोटीन होता है, ठीक है, केसिन क्या करता है, वो रेनिन सहायता में आता है और पैराकैसिनेट, ठीक है, पैराकैसिनेट में इसे परिवर्तित कर देता है। जो दुग्ध प्रोटीन होता है ये केसिन कहते हैं और ये रेनिन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, ये पैराकैसिनेट में इसे परिवर्तित कर देता है। यह शिशु में पाया जाता है। यह प्रोटीन अधिक मात्रा में क्या होता है, शिशु में पाया जाता है, क्योंकि जो शिशु होते हैं वो कुछ महीने तक, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक क्या करते हैं, ये माँ के दूध पे ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इनमें ये अधिक पाया जाता है, जबकि वयस्क मानव में अनुपस्थित होता है। ठीक है, वयस्क मानव में रेनिन का कार्य पेप्सिन द्वारा किया जाता है। जठर रस लाइपेज, इसके द्वारा स्रावित वसा का आंशिक रूप से पाचन होता है। यह वसा को क्या करता है, वसा को ट्राइग्लिसराइड में तोड़ देता है तथा वसा जठर रस लाइपेज, ठीक है, इसका पीएच मान 2 होता है, वो क्या करता है, वो ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड परिवर्तित कर देता है। अमाशय में जो भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, मंथ्य गतियों के कारण भोजन भूरे रंग की लेई जैसी लुगदी में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। यह यहाँ से धीरे धीरे भोजन ग्रहणी तक पहुँचता है। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन में कैसे से स्रावित होता है प्रोटीन, कौन कौन सा पाचन हमारा होता है अमाशय में। उसके बाद आता है, अमाशय के बाद हमारा जो भोजन होता है लुगदी बनने के बाद ये आता है हमारा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट, हालांकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से तथा प्रोटीन व वसा का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, परंतु पाचन की क्रिया मुख्य रूप से छोटी आंत में संपन्न होती है। छोटी आंत का अग्रभाग जो ग्रहणी कहलाता है, ग्रहणी में यकृत से पित्त रस एवं अमाशय से अग्नाशय रस का क्या होता है, श्रावण होता है, आकर ये पाचन की क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। पित्त रस यह क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 4.7 होता है और पित्त रस में लगभग 92% जल, 6% पित्त लवण और 0.3% पित्त वर्णक होता है और इसमें 0.9% कोलेस्ट्रॉल, 0.3% लेसिथिन तथा 1% वसा अम्ल होता है। पित्त रस का मुख्य कार्य वसा का इमल्सीकरण तथा अमाशय से प्राप्त भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। इसका रंग हल्का हरा पीला पित्त वर्णक बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन के कारण क्या होता है, बिलिवर्डिन के कारण होता है। उत्सर्जित अम्ल का रंग भी पित्त के वर्णकों के कारण होता है। अग्नाशिक रस पेनक्रियाटिक जूस जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7.5 से 8.2 तक होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। इसमें लगभग 96% जल तथा शेष भाग में पाचन एंजाइम व लवण होते हैं। तो ये था हमारा जो अमाशय के बाद जो भोजन होता है हमारे छोटी आंत में, उसमें ये सब संपूर्ण प्रक्रिया होती है, उनमें ये विभिन्न प्रकार के तत्व उसमें उपस्थित होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे भोजन को पाचन में और उनसे इमल्सीकरण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उसके बाद हम भोजन का अवशोषण होता है। तो मनुष्य की छोटी आंत में
मध्यंतर तथा शेषांतर के अतिरिक्त स्तर पर उपस्थित रसांकुर में रुधिर एवं लसिका की कोशिकाओं का जाल होता है। रुधिर के मध्य भाग में क्षारीय वाहिनियां लैक्टाइल्स नामक लसिका को कोशिका उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें से लसिका कोशिकाएं वसीय अम्लों ग्लिसरॉल का अवशोषण करता है। तो आप देख सकते हैं, आप ये हमारा है ये वसीय अम्ल कुछ लवणों के साथ वियोजित होकर अर्ध श्लेष्म तक पहुंचाते हैं, जहां से अम्ल ग्लिसरॉल के साथ जुड़कर पुनः वसा बिंदु का निर्माण करता है। लसिका वाहिनियां रुधिर वाहिनियों से खुलकर इस वसा बिंदुओं के पास रुधिर में पहुंच जाता है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के अंतिम उत्पादों का अवशोषण रसांकुरों में उपस्थित रुधिर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। तो जो आप ये इमेज देख रहे हैं, इसे रसांकुर कहते हैं। यही हमारे आमाशय जो छोटी आंत होती है उनमें ये पाया जाता है, उनमें उंगलीनुमा संरचना में ये पाया जाता है। यही क्या करता है, हमारे भोजन में से पोषक तत्व को क्या करता है, अवशोषित करता है। और ये क्या करता है, आहार नाल के सभी भागों से रुधिर एकत्र होकर यकृत वाहिनियों शिरा द्वारा यकृत तक पहुंच जाता है, अर्थात पचित भोजन अवशोषित के पश्चात रुधिर के द्वारा पहले यकृत में पहुंचता है, और जहां कुछ पदार्थों का संचयन एवं कुछ को कोशिका के लसिका उपयोग में आने लायक बनाया जाता है। इसके पश्चात जो रुधिर होता है ऊतक द्रव्य भोज्य पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है, ऊतक होता है वो क्या करता है, द्रव्य भोज्य पदार्थों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। जैसे अधिक मात्रा में आए हुए अमीनो अम्लों का अमोनिया तथा यूरिया में क्या करता है, आवश्यकता से अधिक शर्करा को यकृत ग्लाइकोजन में बदलकर संचित रखता है। इससे रुधिर में भोज्य पदार्थों का संतुलन बना रहता है। और रसांकुर और सूक्ष्मांकुर छोटी आंत की सतह पर अवशोषित सतह बढ़ने हेतु महत्वपूर्ण भाग पहुंच जाते हैं, जो निम्न है। संकुर छोटी आंत की आंतरिक श्लेष्म परत पर रसांकुर पाए जाते हैं। ठीक है, और जो स्तंभाकार उपकला ऊतक से ढके होते हैं। ये आंत में होने वाले अवशोषण की सतह पर थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, सतहों को थोड़ा बढ़ा देते हैं, और रसांकुर की सतह कोशिकाओं पर बहुत से सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मांकुर निकलने होते हैं, जो आंत के अवशोषण हेतु सतह को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। तो ये होता है हमारा रसांकुर के बारे में। तो रसांकुर में कुछ इस प्रकार की पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, भोजन को अवशोषण करती है। ठीक है, फिर वो यकृत तक जाता है, यकृत से फिर वहाँ से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उसमें फिर क्या होता है, हमारा एंजाइम वगैरह वो भी होते हैं। फिर यहाँ से हमारे भोजन को क्या करते हैं, सभी ऊतकों तक पहुँचाते हैं। फिर ऊतक क्या करते हैं, सभी भोजन को प्रत्येक कोशिका तक पहुँचा के फिर उससे एनर्जी निर्माण होता है हमारा। ठीक है, जिससे हम एनर्जी मिलते हैं। तो कुछ इस प्रकार भोजन का क्या होता है, हमारे पाचन होता है। उसके बाद हमारा अगला और लास्ट टॉपिक आता है हमारा भोजन का स्वांगीकरण। ठीक है, भोजन का स्वांगीकरण। पाचन के पश्चात जटिल भोज्य पदार्थ अत्यधिक सरल तथा जल में विलय हो जाते हैं। इस रूप में कोशिका के जीवद्रव्य में इनका स्वांगीकरण कर लिया जाता है, और शोषित ग्लूकोज कोशिकाओं में आंतरिक शोषण द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है तथा अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, जो कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत, वृद्धि आदि के लिए क्या होता है, हमारा
आदि के काम आते हैं। इसके बाद हमारा 5वां काम होता है मल परित्याग या बहिक्षेपण। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमारा जो भी अनावश्यक जो चीज़ें होती हैं, जो छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जो भी अवशोषण वगैरह होने के बाद जो भी हमारी बड़ी आंत होती है, वो क्या होता है, फिर वो यहाँ आता है। फिर यहाँ से क्या होता है, अवशोषण के पश्चात उनके पदार्थ अपचित रह जाते हैं, जिनका शरीर के अंदर रखना हानिकारक हो सकता है। अतः मनुष्य के गुदा द्वार द्वारा इनका बहिक्षेपण कर दिया जाता है या इसे उत्सर्जित कर दिया जाता है। मनुष्य के एनस द्वारा, गुदा द्वार द्वारा या मल द्वार द्वारा क्या करते हैं, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया होती है पाचन की। तो सगाई इस वीडियो में हमने देखा लाइफ प्रोसेस और न्यूट्रिशन में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम अगले टॉपिक में रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम अलग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये था पहला पार्ट हमारा, पहला ये न्यूट्रिशन का, ये हमारा ये पार्ट 4 था। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन, श्वास। ठीक है, श्वास के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार मनुष्य सांस लेते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारा खत्म होता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड करूँगा। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड लक।